सहयोग नहीं मिलता। यहाँ तक कि 200 साल पुराना जर्जर हमारा विद्यालय प्रांगण है, उसके भवन हैं, लेकिन आज तक उनका भी पुनरुद्धार जो है सरकार के द्वारा नहीं कराया गया है। सरकारी, लेकिन विडंबना ये देखिए कि हम संस्कृत के हैं, इसलिए ये भेदभाव हम लोगों के साथ किया जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि शायद सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाह रही है। शास्त्रज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः सिद्धे साध्ये सदामस्तु प्रसादा तस्य झुर्जटे जानवी फेन नीखेव येन मूर्धनि ससिनाकनः भारतीयार मर्यादां देव भाषां च वेदितुं कुमार्यस्य कुमारास्य पठियोन्नीति संग्रहम्। क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? प्रोफेसर। धर्मगुरु। तुम भी प्रोफेसर बनोगे? जी। अच्छा, किस विषय के? संस्कृत के। संस्कृत के। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस समय जिसकी टीम पहुंच चुकी है अयोध्या। लेकिन अयोध्या आने के बाद एक जो हमारा ध्यानाकर्षण हुआ वो यहाँ के गुरुकुल की तरफ हुआ। जब तमाम तरीके के नए कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और भाषाओं में अंग्रेज़ी को लेकर के जब एक अलग तरीके का अप्रोच हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जब उस तरफ बढ़ रहा है, तो इस गुरुकुल में यहाँ पर संस्कृत को लेकर के भी बढ़ावा दिया जा रहा है और संस्कृत को भी इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, साथ में जेआरएफ भी निकाल रहे हैं जैसा हमें बताया गया है यहाँ पर, और सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। यहाँ के बच्चे एक धोती पहन करके पोशाक में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सामान्य तौर पर अभी अपने आसपास देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या है इस गुरुकुल के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आजकल सरकार कैसे मदद कर रही है, कौन चला रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए गुरुकुल के प्राचार्य मौजूद हैं, अशोक जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना थोड़ा सा सामान्य परिचय दीजिए और हमें इस गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक पांडे है। मैं श्री राजगोपाल स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ और यह गुरुकुल जो है विप्र संजीवनी परिषद, इसका संस्थापक भी मैं ही हूँ। इस गुरुकुल में लगभग इस समय वर्तमान समय में 70 के लगभग विद्यार्थी हैं जो निःशुल्क संस्कृत विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इस गुरुकुल में वेद, वेदांत, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य, ये संस्कृत के विषय पढ़ाए जाते हैं। इनके साथ साथ संगीत का भी ज्ञान कराया जाता है, इनको कथा प्रवचन सिखाया जाता है, तैयारियां भी कराई जाती हैं और हमारे विद्यालय में साइंस, मैथ, इन सब विषयों का भी ज्ञान कराया जाता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती है और इन बच्चों में इन विषयों के साथ साथ आध्यात्मिकता का विकास कराया जाता है, जो कि आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के पूर्ण विकास हमारा हो नहीं पाता है। शिक्षा तो हम लोग बहुत सी शिक्षाएं हैं, बहुत सी विधाएं हैं, उनमें जाकर के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हमें नहीं प्राप्त हो पाती जो गुरुकुल से ही मिलती है। कितने छात्र छात्राएं पढ़ते होंगे आपके? हमारे यहाँ विद्यालय में तो टोटल कम से कम 400 से ऊपर लगभग विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन छात्रावासीय व्यवस्था में हमारे विद्यालय का 2 छात्रावास है। एक ये जो हमारे आवास पर संचालित है मेरे द्वारा, विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल है, और एक विद्यालय प्रांगण में ही संचालित है जिसमें 40-45 विद्यार्थी रहते हैं। इस तरह से मिला जुला करके कुल 100 विद्यार्थी यहाँ छात्रावास में रहते हैं और बाकी बाहर के लोकल जो विद्यार्थी हैं इधर उधर रह करके। ये सब निःशुल्क है? हाँ, ये सब निःशुल्क है, कोई शुल्क। यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ हमें सब छात्र दिख रहे हैं, क्या छात्राएं भी हैं आपकी? नहीं, हमारे विद्यालय में तो छात्राएं पढ़ने आती हैं, लेकिन आवासीय व्यवस्था छात्राओं की नहीं है यहाँ। हाँ, आवासीय व्यवस्था में छात्राएं नहीं रहती हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि निःशुल्क है, तो कौन, क्या सरकारी मदद आपको मिलती है या फिर किस हिसाब से आप इसे चलाते हैं? देखिए, वो जो विद्यालय है, विद्यालय तो ट्रस्ट द्वारा संचालित है। राजगोपाल मंदिर बहुत पुराना ट्रस्ट है और वह विद्यालय भी 200 साल पुराना विद्यालय है। तो वहाँ जो 40-45 विद्यार्थी रहते हैं उनकी व्यवस्था राजगोपाल मंदिर ट्रस्ट करता है, लेकिन यहाँ जो मैं अपने आवास में 70 विद्यार्थियों को रखा हूँ, इनकी व्यवस्था मैं अपने द्वारा संचालित करता हूँ। सारा मतलब भोजन, रहने का, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था मैं अपने से ही करता हूँ और मेरे पास आमदनी का जरिया केवल मेरा वेतन है
जो सरकारी वेतन मुझे मिलता है उसी वेतन से इन बच्चों को जो है मैं यहाँ रख करके व्यवस्था इनकी चलाता हूँ। बहुत सारी बातें आजकल जो हमारी वर्तमान सरकार है वो संस्कृत भाषा को लेकर के करती है, संस्कृत के कल्चर को लेकर के करती है। तो क्या किसी तरीके की सरकारी सहयोग आपको इसमें किस तरीके का मिलता है? देखिए, सरकारी सहयोग हमें कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि संस्कृत भाषा के प्रति सरकार का ध्यान विशेष रूप से नहीं जा पा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ही नहीं मानना है, सबका ये जो है ये इस समय की स्थिति ही बन चुकी है। जैसे मंदिर बन रहा है, अयोध्या का विकास भी हो रहा है, अनेक तीर्थ स्थल बनाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों का भी विकास योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन संस्कृत के प्रति उनका ध्यान कम हो रहा है। तो किसी तरीके का आपको सहयोग नहीं मिलता? कोई सहयोग नहीं मिलता। यहाँ तक कि 200 साल पुराना जर्जर हमारा विद्यालय प्रांगण है, उसके भवन हैं, लेकिन आज तक उनका भी पुनरुद्धार जो है सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। आप क्या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री या किसी मंत्री नेता के पास पहुंचे हैं ये चीज़ लेकर के? क्योंकि संस्कृत को लेकर के तमाम बातें लगातार सरकार करती है। जी। सबसे बड़ी विडंबना क्या है संस्कृत विद्यालयों में कि हमारा विद्यालय स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज स्तर का है। लेकिन आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वेतन हम सब लोगों को इंटर कॉलेज के बराबर मिलता है। सबसे बड़ी पहली विसंगति तो ये है। और ये इंटर कॉलेज के बराबर वेतन जो है सरकार देती है या ट्रस्ट देता है? नहीं, सरकार देती है सरकारी, लेकिन विडंबना ये देखिए कि हम संस्कृत के हैं, इसलिए ये भेदभाव हम लोगों के साथ किया जाता है कि संस्कृत के हम टीचर हैं, लेकिन वेतन पीजी का न दे करके, डिग्री कॉलेज का न दे करके इंटर कॉलेज स्तर का वेतन हम लोगों को दिया जाता है। तो वेतन विसंगति का मुद्दा यद्यपि भाजपा सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, बहस भी हो रही है, लेकिन आज लगभग 6-7 साल हो गया इस पर कोई निर्णय नहीं आया सरकार का। क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं आ पा रहा है? जब उसके इर्द गिर्द बात भी हो रही है, लगातार वो विषय आ भी रहा है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमको लगता है कि शायद सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाह रही है। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि जब हम देख रहे हैं कि आप किसी भी अपने आसपास में पेरेंट्स से बात करिए, उनका सबसे पहला कंसर्न यही है, चिंता उनकी यही है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजें। तो कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपके पास आकर के गुरुकुल में सबसे पहले तो अपने बच्चे का दाखिला करवाते हैं, और उनकी क्या सोच होती है? और आप जब इसे देखते हैं अपने आसपास कि गुरुकुल को लेकर के इस तरीके से लोग बाग एक हे दृष्टि से देखने लगे हैं आजकल, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं कि यहाँ आप अपने बच्चे का दाखिला करवाइए? देखिए, हमारे यहाँ इस गुरुकुल में लगभग उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जनपद नहीं होगा जहाँ के विद्यार्थी यहाँ ना हो। जनपद ही नहीं, अन्य प्रदेशों के भी विद्यार्थी, जैसे मध्य प्रदेश और बिहार के विद्यार्थी, झारखंड के विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि सब लोग जानते हैं यहाँ तो यद्यपि 30 से अधिक गुरुकुल चलता है। हाँ, लेकिन मेरे ही गुरुकुल में ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे गुरुकुल में लगभग इस वर्ष में 4 JRF मेरे यहाँ के बच्चे निकाल चुके हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, उसमें जनपद स्तर पर हमारे यहाँ के विद्यार्थी विजयी रहे, मंडल स्तर पर भी विजयी रहे, और राज्य स्तर पर भी जाकर के पुरस्कार जीत करके ले आए। तो हमने ये बता दिया कि एक गुरुकुल केवल पोथी बाँचने के लिए, कर्मकांड कराने के लिए, या जो है इन तरह की प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए ही नहीं आयोजित या संचालित किया जाता है। गुरुकुल से पढ़ करके बच्चे रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इनको ये शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या इसमें दूसरे धर्मों का सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ आप उनको यहाँ पर पढ़ाते हैं, या फिर किसी इस तरीके की मानसिकता के साथ यहाँ बच्चे पढ़ते हैं कि एक तरीके का उनके मन में किसी दूसरे के प्रति कोई आग्रह रहे, पूर्वाग्रह रहे? क्या इस तरीके का भाव? ये भाव कभी संस्कृत भाषा में सिखाया ही नहीं जाता है। हम लोग सबसे प्रेम करने की भाषा यहाँ बताते हैं, सबसे प्रेम करने का भाव यहाँ देते हैं बच्चों को कि आप सबसे प्रेम का पैगाम बांटिए। वो क्या कर रहे हैं उनकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे गुरुकुल का अपना उद्देश्य है। हमारी ये परंपरा सनातन परंपरा है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से चली आई है। ये बहुत प्राचीन धर्म है, इसी से सारे धर्म निकल करके आगे बढ़े हुए हैं। तो हम लोगों का एक कर्तव्य सबसे प्रेम करिए, क्योंकि सब लोग हमसे निकले हुए हैं।
तो हम तो एक तरह से पितृवत व्यवहार हम लोगों का होना चाहिए। सनातन धर्म में रहने वालों का पितृवत व्यवहार अन्य अन्य धर्मों से होना चाहिए। उनसे जलना नहीं चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो हम लोग गुरुकुल में यही शिक्षा देते हैं बच्चों से कि सबसे प्रेम करिए, नफरत किसी से मत करिए। अगर कोई नफरत कर भी रहा है उसको समझाने का प्रयास करिए। क्योंकि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यही कहा है कि दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मुच्छत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रया। मानव होने के बाद मनुष्यत्व धर्म से युक्त होना ही हम लोगों की परंपरा रही है। तो हम लोग मानव तो सभी लोग हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा है कि मानव बनिए, मनुर्भव, हम मनुष्य बने। और मनुष्य का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे से प्रेम करना, न कि नफरत करना। तो नफरत करना यहाँ नहीं सिखाया जाता है, यहाँ एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया जाता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि हैं। तो सब में आपस में सामंजस्य बनाना, सबसे प्रेम करना, यह यहाँ शिक्षा दी जाती है। यहाँ नफरत की शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर हर धर्म इसी तरीके से दूसरे धर्मों के प्रति एक व्यक्तिगत तौर पर सबकी अपनी मान्यताओं के साथ स्वीकार करना शुरू कर देगा, तो शायद जिस मनुष्यता की आप बात कर रहे हैं वो मनुष्यता हम में, आप में, हम सब में बिना किसी भेदभाव के बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर पोशाक में बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बात करें। तो हम कुछ कुछ बात उनसे करेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक मिश्रा। कहाँ से हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं? जी। मतलब यहीं पर आप पैदा हुए, यहीं पर रहते हैं आप? नहीं, हाँ। प्रतापगढ़ अच्छा, जिला प्रतापगढ़ से यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। जी। कौन सी कक्षा में हैं आप? प्रथम प्रथम कक्षा में हैं आप। कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? हाँ, प्रिय विषय कौन सा है? कौन सा विषय पढ़ाई में है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? संस्कृत। संस्कृत है। बहुत बढ़िया। एकदम आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे घबराना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बताइए आपका क्या नाम है? ओमपति त्रिपाठी। ओमपति त्रिपाठी। जैसे आप अपने आसपास और बच्चों को देखते हैं कि आप ये इसी पोशाक में आप रहते हैं यहाँ पर? जी। तो ये देखिए, ये इसने, ओम ने ये धोती पहन रखी है। और जब आप अपने आसपास बच्चों को देखते हैं कि लोग बाग, जैसे मैं ही हूँ, मैं देखिए पैंट पहने हुए हूँ, लोग जीन्स पहनते हैं, तो आपका मन नहीं करता वो सब पहनने का? अब आदत पड़ी है यही आदत पहन। पड़ी है। जी। तो अब ठीक, अच्छा लगता है ये? जी। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो आप? गोंडा। गोंडा से। और कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, और आप यहाँ पढ़ रहे हो, बाकी लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? भाई घर पे पढ़ता है, अभी छोटा है। क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहते हो? जी। किस विषय के? संस्कृत। संस्कृत के प्रोफेसर बनना चाहते हो? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? प्रोफेसर। तुम भी प्रोफेसर बनोगे? जी। अच्छा, किस विषय के? संस्कृत के। संस्कृत के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई है जो प्रोफेसर ना बनना चाहता हो या प्रोफेसर बनना चाहता हो संस्कृत विषय के अलावा किसी का? आप धर्मगुरु बनना चाहते हैं। आता हूँ भाई आपके पास। ओम, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं यहाँ पर? पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष। फोन वोन चलाते हो यहाँ पे? नहीं। फोन है? नहीं है फोन। मतलब एकदम अनुशासन वाली जो पद्धति की शिक्षा दीक्षा थी उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, तो मन करता है फोन चलाने का? गुरु जिस बिना डरे हुए बताओ एकदम दिल की बात। नहीं, अब नहीं मन करता। अब नहीं मन करता, पहले करता था? जी। क्योंकि अपने आसपास देखते हैं हम, उसका असर तो होता ही है ना? अच्छा, तो क्या आप बनना चाहते हैं? धर्मगुरु। धर्मगुरु बनना चाहते हैं। और क्या प्रेरणा कर देता है आपको धर्मगुरु बनने के लिए? अपने सनातन को फैलाना है सब में, सनातन भाई को बनाना है, सभी को संस्कृत पढ़ाना है। अच्छा, बताना है, अपना प्रचार करना है। तो अभी कौन से धर्मगुरु हैं जो आपको पसंद है, या जिनको कोई है ऐसा जिसको आप अपना आदर्श मानते हो? अभी पता नहीं है। अच्छा, तो धर्मगुरु बनने के बाद ऐसे लोग बाग हैं आजकल, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, कोई किसी से पूछो क्या बनना है, आदमी बताता है डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके की बातें। तो वहाँ पर ये धर्मगुरु बनने का आपने क्यों ख्याल आया आपका? ये देव भाषा है, इसलिए मुझे अच्छी लगी है। हमारे घर वालों ने, पिताजी हमारे बहुत पूजा करते हैं, उन्होंने कहा कि आप संस्कृत पढ़िए। अच्छा, जी। तो फिर आपको प्रेरणा आई? जी। ये देखिए कि हमने इन लोगों से, एक बार हुर आप दिखा सकते हैं, ये लोग सिर्फ को करिकुलर्स में भी ये लोग पढ़ाई के साथ साथ लगे हुए हैं। और ये हमने इनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई वाद्य यंत्र है, तो हम छात्रावास में आए हुए हैं इनके, लेकिन यहाँ पर इनके पास वाद्य यंत्र है, तो हम इनसे बात भी करेंगे। फिर बाद में इनसे
ये भी सुनेंगे, इनका एक संगीत भी सुनेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शुभम पांडे है। शुभम जी, तो शुभम जी क्या अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा अभी भी आचार्य पूरा हुआ है। मैं संस्कृत विषय से JRF हूँ और नेट भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो ये एक बार मेरे को ये बताइए, आपकी ये कक्षा 6 से लेकर के MA तक, आपने अभी MA को क्या बोला? आचार्य बोला। ये क्या है गुरुकुल की आपकी परंपरा में क्या क्या बोलते हैं? कक्षा 6 को क्या बोलते हैं? कक्षा 6, 7 और 8वीं को प्रथमा कहते हैं, जैसे प्रथमा प्रथम, प्रथमा द्वितीय और प्रथमा तृतीय। और उसके बाद जब 9वीं कक्षा आता है तो उसको पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष कहते हैं, 10वीं को पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष कहते हैं, और 11वीं 12वीं को उत्तर मध्यमा प्रथम 11वीं को और उत्तर मध्यमा द्वितीय 12वीं को कहते हैं। और शास्त्री प्रथम, शास्त्री द्वितीय और शास्त्री तृतीय, जैसे कहते हैं BA फर्स्ट, BA सेकेंड, BA थर्ड, उसी तरह से हम प्रथम द्वितीय तृतीय। और आचार्य प्रथम अर्थात MA फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद आचार्य द्वितीय वर्ष यानी MA द्वितीय वर्ष। इस तरह से क्रम चलता रहता है। कब आप एडमिशन कहाँ पर लेने की आपकी इच्छा है? आपका JRF हो गया है तो? अभी तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस दिए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। और उसके बाद मैं BHU में भी एंट्रेंस दिया और वहाँ का भी रिजल्ट आना भी बाकी है। चलिए, हम अभी आपके पास आएंगे। एक बार हम चाहते हैं कि ओम या इन छोटे बच्चों में से किसी से संस्कृत का हम कोई अच्छा सा श्लोक अगर अपनी प्यारी ज़बान में कोई सुना देगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा एकदम। कौन सा आप में से कौन अपनी इच्छा से बताइए, कौन श्लोक कौन सुनाना चाहता है? सुनाओगे? स्वर में सुनाना। अच्छे से कौन सुना देगा? हाँ सुनाइए। क्या नाम आपका? नाम ओम है? जी। हाँ, तो ओम देखिए, ओम श्लोक आप कोई हमको बढ़िया सुनाइए। प्रणम्य नीति शास्त्रज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। ये नीति संग्रह का प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण जी। सिद्धे साध्ये सदामस्तु प्रसादात् तस्य झुर्जटे जाह्नवी फेन नीखेव येन मूर्धनि शशिनाकनः भारतीयार मर्यादां देव भाषां च वेदितुं कुमार्यस्य कुमारास्य पठियोन्नीति संग्रहम्। ये नीति संग्रह का दूसरा और तीसरा श्लोक है। पहला उन्होंने सुनाया है, दूसरा तीसरा आपने सुनाया है। बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो जो सिलेबस के विषय हैं जी, ये सिलेबस के सारे ग्रंथ बच्चों को पूरा रटे हैं, क्योंकि अभी ये प्रथमा के बच्चे हैं तो इसलिए अर्थ भावार्थ ये नहीं आता है, केवल रटाया जाता है। तो ये जो है जब कक्षा 9 में पहुंचते हैं तब इनको जो है उसका व्याख्यान और नहीं बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतनी स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं संस्कृत, यही अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। पूरा व्याकरण शास्त्र रटा हुआ है। अच्छा, हाँ, पूरा ग्रामर, संस्कृत ग्रामर रटा हुआ है। अच्छा, सातौते तम तो तान वो वाला, वो तो रूप है। अच्छा, लेकिन ये जो उसके सूत्र होते हैं उसकी व्याख्या होती है, रटा हुआ है। अच्छा, वेद मंत्र तो पूरे बच्चों को रटे हुए हैं। अच्छा, वेद, साहित्य और जो है व्याकरण, इन सब में एकदम निष्णात विद्यार्थी लोग हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम अपने मित्रों से यहाँ पे संगीत सुनना पसंद करेंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले
ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।